विद्यार्थियों, देखिए हम इस वीडियो से पहले राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाना। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उनको पद से कैसे हटाया जाता है। रिमूवल ऑफ जजेज, इनको हटाने की प्रक्रिया काफ़ी कठिन है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण लाइन है ये। इनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी कठिन है, यानी कि इनको बिल्कुल आसानी से नहीं हटाया जा सकता किसी भी पदाधिकारी के द्वारा। और ये जो हटाने की प्रक्रिया है इसको महाभियोग कहा जाता है, अर्थात महाभियोग की प्रक्रिया से ही सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया में क्या शामिल है? संसद के विशेष बहुमत द्वारा पद से हटाया जा सकता है, जिसे महाभियोग कहा जाता है। हटाने के दो आधार रहेंगे, ध्यान रहे, ये आपका सवाल बनता है यहाँ पर। हटाने के जो दो आधार हैं वो क्या क्या हैं न्यायाधीशों को? नंबर 1, साबित कदाचार, यानी कि जो भी कदाचार है वो साबित होना चाहिए, प्रूव होना चाहिए। और कार्य में असमर्थता, यानी कि वो अपने कार्य के लिए असमर्थ है, काम नहीं कर सकता। और ये दोनों ही मतलब कि जो आधार हैं वो अनुच्छेद 124(4) के अंतर्गत हैं, जो हटाने की प्रक्रिया के अंतर्गत है। अभी तक एक न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के आर रामास्वामी के विरुद्ध 1991-93 में महाभियोग लाया गया था, जो पारित नहीं हो सका। अन्वेषण समिति ने दोषी पाया था, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया से पहले एक अन्वेषण समिति गठित की जाती है, जांच समिति गठित की जाती है। अगर जांच समिति दोषी पाती है तो ही महाभियोग की प्रक्रिया जारी रहती है। ये ध्यान रहे, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये अन्वेषण समिति उसको दोषी नहीं पाती है न्यायाधीश को, तो महाभियोग की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। इस समिति में देखिए 2 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं और एक विधिवेत्ता होता है। कुल मिलाकर 3 सदस्य होते हैं इसमें अन्वेषण समिति में। अब देखिए न्यायपालिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। तो भारत की जो न्यायपालिका है वो न्यायपालिका की जो संरचना है वो पिरामिड नुमा है। जिस प्रकार से पिरामिड होता है या त्रिभुजाकार, उस हिसाब से होती है, यानी कि ऊपर बिल्कुल बारीक और उसके बाद में ये फैलती आ जाती है नीचे तक। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, एक ही सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के नीचे विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट्स, और हाई कोर्ट्स के नीचे यानी कि सबसे नीचे जिला और अधीनस्थ न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ध्यान रहे, तो ये पिरामिड नुमा संरचना हो जाती है। सबसे ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट, फिर विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालय, और उनके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सभी न्यायालयों को मानने पड़ते हैं, ये ध्यान रहे। यानी कि भारत के जितने भी न्यायालय हैं, चाहे हाई कोर्ट हों चाहे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हों, उन सभी न्यायालयों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय मानने होंगे। न्यायालयों पर नियंत्रण की प्रक्रिया ऊपर से नीचे की ओर चलती है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों पर तथा उच्च न्यायालय जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण करते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, सबसे ऊपर का न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है, तो वो नियंत्रण करेगा उच्च न्यायालयों पर। उच्च न्यायालय जो है वो नियंत्रण करेंगे जिला और अधीनस्थ न्यायालयों पर। इस प्रकार से ये नियंत्रण की प्रक्रिया चलती है। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। तो सबसे पहला जो क्षेत्राधिकार है, मौलिक क्षेत्राधिकार, बेसिक ज्यूरिसडिक्शन। ये क्या है? देखिए नाम से क्लियर है, मौलिक क्षेत्राधिकार, यानी कि केवल और केवल जो मामले सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकते हैं, केवल ऐसे मामले जिनकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा और कोई न्यायालय नहीं करेगा, ऐसे मामले मौलिक क्षेत्राधिकार में आते हैं।
मौलिक क्षेत्राधिकार में ऐसे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही की जा सकती है। ये ध्यान रहे, यानी कि ऐसे मामले, ऐसे विषय जिनको सुनने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट का है, यानी कि और दूसरा कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर वो मामले जा ही नहीं सकते हैं। इस प्रकार के क्षेत्राधिकार को सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार, बेसिक जुरिस्डिक्शन कहा जाता है। कैसे मामले होंगे वो? जैसे संघीय व्यवस्था से संबंधित मामले, यानी कि जो हमने संघात्मक व्यवस्था अपना रखी है शासन की, उससे जुड़े जो मामले हैं वो मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएंगे। जैसे केंद्र व राज्य के मध्य विवाद हो जाए, या एक राज्य का दूसरे राज्य के मध्य विवाद हो जाए, या केंद्र का एक राज्य से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो जाए, केंद्र का और राज्यों के बीच विवाद हो जाए। तो इस प्रकार के जो मामले हैं वो मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएंगे और इनकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। इसके बाद देखिए, केंद्र व राज्यों की संविधान द्वारा दी गई शक्तियों की व्याख्या से संबंधित मामले, यानी कि केंद्र को क्या शक्तियां दी गई हैं, राज्यों को क्या शक्तियां दी गई हैं संविधान के द्वारा, ऐसे मामले भी मौलिक क्षेत्राधिकार में ही आएंगे, ये ध्यान रखें। इसके बाद देखिए, रिट संबंधी अधिकार, पावर्स ऑफ रिलेटेड टू रिट पिटीशन, यानी कि जो रिट जारी की जाती है न्यायालयों के द्वारा, वो अधिकार। तो देखिए, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय रिट जारी करते हैं। यहाँ पर देखिए, इस लाइन को बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान से पढ़िए। जो नागरिकों के मौलिक अधिकार है, जिन्हें हम मूल अधिकार बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स, उनकी रक्षा का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है। ये ध्यान रहे, दोनों को है, केवल सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। तो जब उनकी रक्षा ये न्यायालय करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, तो उस संबंध में वो रिट जारी करेंगे। तो ये रिट जारी करने का अधिकार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को है। तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में नागरिक सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी में भी अपील कर सकते हैं। ये ध्यान रहे, बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि मूल अधिकारों की रक्षा के लिए केवल सुप्रीम कोर्ट में ही जाया जा सकता है। नहीं, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए या उनकी पालना करवाने के लिए नागरिक सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं और या उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं, यानी कि वहाँ पर अपील कर सकते हैं, दोनों में से किसी में भी। इसके बाद नंबर 3 पर अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलेट पावर्स, यानी कि अपील जब नागरिकों के द्वारा की जाएगी तो वो किस प्रकार के क्षेत्राधिकार। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय भारत में अंतिम अपीलीय न्यायालय, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान रहे, यानी कि अपील का जो अंतिम न्यायालय है वो सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय अंतिम अपीलीय न्यायालय, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ अपील कहीं नहीं की जा सकती, ये ध्यान रहे। यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि अमुक मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित पेचीदगियां हैं, यानी कि संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई मामला आता है हाई कोर्ट की नज़र में, तो उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। ये अनुमति भी सुप्रीम कोर्ट के लिए हाई कोर्ट ही देगा, ये ध्यान रहे। यानी कि संविधान की व्याख्या से संबंधित यदि कोई पेचीदगी आती है तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाने लायक है या नहीं, इसकी अनुमति भी हाई कोर्ट ही देगा, उच्च न्यायालय देगा, जिसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय करेगा। इसके बाद देखिए, अपीलीय क्षेत्राधिकार में क्या आता है, यदि निचली अदालतें किसी को फांसी की सज़ा दे तो अपील सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में की जा सकती है, दोनों में से किसी में भी की जा सकती है। इसके बाद यदि उच्च न्यायालय अपील की अनुमति ना दे तो भी अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। यहाँ पर ध्यान दें, हाई कोर्ट यदि अपील की अनुमति नहीं दे रहा है तब भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। यदि उच्च न्यायालय ने निर्णय संविधान सम्मत नहीं दिया है, संविधान के अनुसार नहीं दिया है, तो उच्चतम न्यायालय
उसके निर्णय को बदल सकता है, यानी कि हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है। निचली अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालयों में की जा सकती है। ध्यान रहे, जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनके विरुद्ध जो अपील की जा सकती है, उनके निर्णयों के विरुद्ध जो अपील की जा सकती है, वो उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट में की जा सकती है। अगला वीडियो जल्द अपलोड कर रहा हूँ। धन्यवाद।